अगर आपके जोड़ों के अंदर अकड़ाव रहता है, खिंचाव रहता है, दर्दें रहती हैं, ख़ास तौर पे अगर घुटनों के अंदर से टक टक की आवाज़ें आती हैं, घुटनों के बीच की रबड़ ख़राब हो गई है, कार्टिलेज ख़राब हो गई है, आपने अपना एक्सरे करवाया है और आपको डॉक्टर ने आपको कहा है कि घुटनों के बीच की जो ग्रीस है वो कम है, जिसकी वजह से घुटनों के बीच में खला जो है वो ख़त्म हो गया है और जब आप चलती हैं तो हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं, जिसकी वजह से आपको आपके घुटनों के अंदर दर्द हो रही है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये वाले मसाइल हैं तो आपने सुबह उठते साथ कौन सी ऐसी रूटीन रखनी है, कौन से ऐसे खाना खाना है कि जो कि आपके घुटनों के जो प्रॉब्लम है इनको ठीक करने में आपकी मदद करेगा। पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे जो घुटनों के अंदर इतने सारे मसले आ रहे होते हैं, इनकी बेसिकली क्या वजह होती है। इसकी कॉमन जो रीज़न होती है ना, सबसे बड़ी कॉमन रीज़न जो होती है कि अगर घुटनों के अंदर सोजिश हो, घुटने अगर सूजे हुए हों, तो उसके अंदर इस तरह के साइंस आ सकते हैं कि जैसे ही आप सुबह सो के उठते हैं तो आपके घुटनों के अंदर दर्द हो सकती है। दूसरी इसकी बहुत बड़ी वजह होती है कि अगर आपके घुटनों के बीच की रबड़ ख़राब हो जाए, जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ना, ऊपर हड्डी है और नीचे हड्डी है, जो वाइट वाइट कलर नज़र आ रहा है, इसे हम कार्टिलेज कहते हैं, ग्रीस कहते हैं। ये यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा है, इधर आपको नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से ख़राब हो चुका है और इसे मेडिकल में कहते होते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये जो लफ्ज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, इसमें ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, आर्थ का मतलब होता है जोड़, और ये जो लफ्ज़ टिस है ना, टिस का मतलब होता है सोजिश, इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब क्या हुआ है कि हड्डियों और जोड़ों की इन्फ्लेमेशन या सोजिश, इसे हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं और ये ज़्यादातर तब होती है जब हमारे घुटनों के बीच की रबड़ ख़राब हो जाए, ये जो ग्रीस है ख़राब हो जाए, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं मेडिकल के अंदर। अच्छा, अब इसकी जो दूसरी बड़ी वजह होती है वो होती है कि जब हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएं। लाइक फ़र्ज़ करें कि आपके जो कार्टिलेज है ना ये ठीक है, आपकी उम्र जो 30-35 साल है, लेकिन आपके जोड़ों के अंदर दर्दें होती हैं, तो इसकी ज़रूरी नहीं है कि आपके जो घुटनों की जो कार्टिलेज है, जो ग्रीस है, ये जो रबड़ है, ये ख़राब हुई हो। आपकी ये वाली हड्डी कमज़ोर हो सकती है, ये कमज़ोर हो सकती है, ये कमज़ोर हो सकती है, ठीक है। तीसरी ये वजह होगी। चौथी वजह होती है कि आपकी हड्डियां भी बिल्कुल ठीक हैं, ये भी हड्डी भी बिल्कुल ठीक है, बीच की कार्टिलेज भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर लगा हुआ गोश्त है ना, पट्टे हैं, ये कमज़ोर है, ये आपको उठा नहीं पा रहे। जब भी आपने चलना हो, वॉक करना हो, एक्सरसाइज करनी हो, कुछ भी करना हो, तो आपके पट्टे आपका साथ देते हैं। अगर ये कमज़ोर हो तो हमारे जोड़ों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाती है, हमारे जोड़ों के अंदर टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारे जिस्म का सारा वजन जो है जोड़ों पे पड़ना शुरू हो जाता है। पट्ठों ने उठाना होता है, पट्टे अगर कमज़ोर हो तो फिर जोड़ के ऊपर प्रेशर आता है। एक और क्या वजह होगी, हमारे पट्टों का कमज़ोर होना। और इसके अलावा अक्सर लोग होते हैं जिनको अकड़ाव होता है, जब वो सुबह सो के उठते हैं ना तो उनके घुटने में अकड़ाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हम मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं। और जिन लोगों को अकड़ाव होता है ना, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो जब सीधे लेटते हैं ना इस तरह बेड के ऊपर, तो उनका घुटना नीचे बेड के ऊपर नहीं लग रहा होता। जब वो सुबह सो के उठते हैं ना, तो या तो घुटना फुल मोड़ने में मसला आ रहा होता है या फिर घुटना फुल सीधा करने में मसला आ रहा होता है। तो इन सारी वजूहात की वजह से आपके घुटनों के अंदर दर्दें भी होती हैं, खिंचाव भी होता है, अकड़ाव भी होता है और टक टक की आवाज़ें भी आती हैं। अब ये तो होगी जनरल सी बातें। अब मैं जो आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सो के उठे हैं, सुबह उठे हैं, तो आपको क्या खाने में ऐसा क्या खाना चाहिए कि जो मैं इतने सारे आपको मसाइल बताए हैं कि घुटनों में सोजिश है या फिर घुटनों की कार्टिलेज ख़राब है, ग्रीस ख़राब है, या फिर हड्डियाँ कमज़ोर हैं, पट्टों की कमज़ोरी है, घुटनों में अकड़ाव होता है, घुटना मुकम्मल सीधा नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता, तो ऐसी क्या रूटीन होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो मैंने आपको बताया, लाइक हड्डियाँ कमज़ोर होगी। अब हड्डियाँ अगर कमज़ोर हो गई, अगर मैं आपसे पूछूँ कि हमें हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, हमें क्या लेना चाहिए, सबका डायरेक्टली आंसर ये होता है कैल्शियम लेनी चाहिए। कैल्शियम की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है। पट्टे अगर कमज़ोर है, हमें क्या लेना चाहिए, मैग्नीशियम लेना चाहिए, पोटाशियम लेना चाहिए। इसी तरह से अगर घुटनों में सोजिश है तो क्या करना चाहिए, सोजिश का मेडिकल में क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन है तो फिर हमें क्या लेना चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी लेना चाहिए, यानी कि इन्फ्लेमेशन ख़त्म करने वाली चीज़ें लेनी चाहिए। अब आपको समझ आई, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कौन से खाने हैं जिसमें ये मोटी मोटी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, कौन सा एक ही खाना है इस तरह का जिसमें ये सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो इन सारे मसाइल के लिए, लाइक घुटनों के सोजिश के लिए, ग्रीस के लिए, घुटनों की हड्डियों के लिए, घुटनों की हड्डियों ने पूरे जिस्म की बल्कि हड्डियों के लिए, और पट्ठों के लिए, पट्ठों की सेहत के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, और जो अकड़ाव वगैरह होता है हमें इसके लिए क्या क्या रिक्वायर है। सबसे पहली चीज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद विटामिन डी, इसके बाद पोटाशियम, और इसके बाद आपको पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। अच्छा, अब हम ना देखते हैं ये सारी जो चीज़ें हमें किस में मिलेंगी। जब आप सुबह सो के उठेंगे ना, पहले तो आपने खाली पेट पानी लेना है, ठीक है, ताकि आपके जोड़ों के अंदर पानी की कमी, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ये सारी की सारी लिंक होती है आपकी हाइड्रेशन के साथ, आपके पानी के इंटेक के साथ। आपने पानी सुबह उठते साथ ये लाजमी लेना है।
अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अलसी के बीज लेने हैं। अब मैंने आपको शुरू में क्या बताया, सोजिश, हमारी हड्डियों की कमज़ोरी, हमारे पट्ठों की कमज़ोरी, हमारी घुटनों की कार्टिलेज और घुटनों में अकड़ाव वगैरह। अब ये जो अलसी के बीज है ना, ये हैं सोजिश के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा, जो कि आपके जोड़ों के अंदर सोजिश को कम करने में हेल्प करते हैं। अभी मैं आपको ना इसका इस्तेमाल करने का भी आपको तरीका बताता हूँ। ये एक तो अलसी के बीज हो गए। अच्छा, दूसरी अब चीज़ है सेसमे सीड, जिसे हम सफ़ेद तिल कहते हैं। अब इसमें कैल्शियम है। मैंने आपको बताया ना हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैल्शियम चाहिए, पोटाशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें चाहिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी में हमारे पास फ्लैक्स सीड्स आ गए, जिसे हम अलसी के बीज कहते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ अभी। और जो सेसमे सीड है, सफ़ेद तिल, इसमें होता है कैल्शियम। और इसके अलावा आप में जो मैग्नीशियम और पोटाशियम है ना, उसके लिए यूज़ करने हैं ये जो आपको यहाँ पे हरे हरे से नज़र आ रहे हैं ना, ये इन्हें कहते हैं हम पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। इसमें आपको पोटाशियम और मैग्नीशियम मिलेगा। ये पट्ठों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, जिनको नींद का मसला हो ना वो भी ये ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो आपके कार्टिलेज होते हैं, घुटनों की जो ग्रीस होती है, इसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपने इसका पंपकिन सीड सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल करना है। इसको सूरजमुखी के बीज कहते हैं। अच्छा, अब इनको ना इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, जो है ना आपके अलसी के बीज, इनको ना आपने डायरेक्टली कभी भी यूज़ नहीं करना कि आपने चम्मच उठाया और खा गए, ऐसे कभी भी नहीं करना। इनको पीस लेना, इस तरह का पाउडर बना लेना। अब ये तो बहुत ज़्यादा पाउडर बना हुआ, मैं रिकमेंड करता होता हूँ कि थोड़े से बस पाउडर बनाएं और कुछ दिनों के बाद दोबारा बना लें, 2 या 3 दिनों के बाद। अच्छा, एक और चीज़ कि इस अलसी के बीज को ना आपने डायरेक्टली पाउडर बनाने के बजाय इनको भून लेना है। इनको भून के ना फिर आपने पाउडर बनाना है। इससे ये होगा कि जो पाउडर है ना, इसमें से ना थोड़ा सा पानी की तरह का मटेरियल निकलता है, जिसकी वजह से ना ये जल्दी ख़राब हो सकता है। इसको नमी वगैरह की वजह से तो इशू इसमें क्रिएट हो सकता है। सो आपने पहले इसको भून लेना, रोस्ट कर लेना, थोड़ा सा रोस्ट करके फिर आप पाउडर बनाएंगे। इस पाउडर का आपने आधा चम्मच लेना है, दही में डालना है। सुबह सो के उठे हैं, पानी पिया, उसके बाद वो वाली दही खा ली। ये हो गया पहले दिन। अगले दिन आपने ये करना है कि आपने दही के साथ ये पंपकिन सीड्स ले लेने हैं या सनफ्लावर सीड्स ले लेने हैं। ये जो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई ना, आप सफ़ेद तिल नहीं, या आप उससे अगले दिन लेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारा कुछ आपने एक ही दिन एक ही सुबह लेना है। इससे ज़्यादा होगा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका हाज़मे का जो निज़ाम है वो ख़राब हो सकता है। सो हमने बिल्कुल एतदाल के साथ बड़े तरीके से लेना है। सो जो अलसी के बीज है, इनको पीस के, इनका 1 चम्मच लेके, आधा चम्मच लेके दही पे डाल के और उसको खा लेना है। ठीक है। अगले दिन आपने पंपकिन सीड लेने हैं, उससे अगले दिन आपने सनफ्लावर सीड्स लेने हैं, उससे अगले दिन आप सफ़ेद तिल ले सकते हैं। और अगर आप ये वाली रूटीन बनाएंगे ना, इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको छोटे से खाने के अंदर ही मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, कैल्शियम भी, पोटाशियम भी, विटामिन डी भी, और इस तरह के सारे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो हमारी हड्डी के लिए, सोजिश के लिए, पट्ठों के लिए ज़रूरी है, वो आपको इसी एक खाने के अंदर ही मिल जाएगा। और जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना कि आप इसका आधा चम्मच लेके दही पे डाल के खा लीजिएगा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने एक लाइन बताई आप इसी को फॉलो करेंगे। आप इस पाउडर को किसी दिन सैलड बना हुआ है ना, तो उस पर छिड़क के वो सैलड भी खा सकते हैं। रेकमेंडेड ये होता है कि ये वाली जो चीज़ें हैं, बीज और सीड्स और नट्स, इनको ना आपने डायरेक्टली नहीं खाना, साथ में थोड़े से फाइबर होने चाहिए। थोड़ी सी एक और चीज़ होनी चाहिए कि आपके जिस्म के अंदर ये ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाए, ईज़िली हज़म हो जाए। कुछ लोग हैं जिन्होंने इसकी एहतियात करनी होती है। वो एहतियात ये है कि जिन लोगों को गुर्दे की पथरी का मसला हो, जिनको पित्ते की पथरी का मसला हो, उन्होंने नट्स और सीड्स लेते हुए थोड़ा एहतियात करनी होती है। इवन उनके लिए रिकमेंडेड नहीं होता है। जो आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं ना, ये भी गुर्दे की पथरी में, पित्ते की पथरी में ये चीज़ें रिकमेंडेड नहीं होती। सो ये आपने खुद देखना है कि अगर साइड पे और कोई मसला है, लाइक यूरिक एसिड का मसला है, या फिर ब्लड प्रेशर का मसला है, या थायराइड का मसला है, कोई और अगर इशू है, तो फिर वो आप साइड पे खुद देखिएगा। मैं जनरली पॉपुलेशन के लिए बना रहा हूँ कि हमने सुबह सो के उठ के क्या खाना है। बाकी अगर आप डिटेल में देखने चाहते हैं कि घुटनों की ग्रीस के लिए कौन से खाने खाने चाहिए, उस पर मैं ऑलरेडी बड़ी तफसील से एक वीडियो बना चुका हूँ। आधे घंटे से ज़्यादा की वो वीडियो है, वो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुल्तान से हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो अपने किसी नज़दीकी थेरेपी सेंटर पे लाजमी विज़िट करें। घुटनों के आर्थराइटिस या घुटनों की कार्टिलेज के अंदर थेरेपी से, फिजियोथेरेपी से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप उसे टाइमली स्टार्ट कर लेते हैं। इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।